अहमद बिलाल महबूब साहब, IMF वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है। वफ्द ने पहले चीफ जस्टिस से मुलाकात की, फिर कल FBR से हुकाम से भी मुलाकात की खबरें आई। पहले तो ये बताइएगा कि हम 1958 से IMF से कर्ज ले रहे हैं, क्या इस किस्म के दौरे की मिसाल पहले भी पाकिस्तान की तारीख में मिलती है? बहुत शुक्रिया। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी पहले भी IMF कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में या इलेक्शन कमीशन में मुलाकातें की हों। ये ठीक है कि उन्होंने सिविल सोसाइटी के साथ मुलाकातें करते रहे हैं। कुछ मुलाकातें वो मेरे साथ भी करने के लिए आए थे। ये तो था, लेकिन कभी ऐसा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के पास जाते हों। मेरा ख्याल ये है कि उनको हमारी गवर्नेंस के बारे में सबसे ज़्यादा शक है कि हमारी गवर्नेंस ठीक नहीं है, हम चीज़ें ठीक मैनेज नहीं कर पाते, खा वो अदालत हो, खा वो इलेक्शंस हो, खा वो इंतज़ामी मामलात हों। तो इसलिए वो हर जगह से एश्योरेंस लेने के लिए जाते हैं। आपको याद होगा कि पहली बार उन्होंने लास्ट टाइम सियासी जमातों के साथ भी कंसल्टेशन की थी, याद है, वो इमरान खान साहब से मिलने भी गए। बिल्कुल। तो हर आने वाले जो दौर है उसके अंदर वो नई कंडीशंस और नए लोगों से मुलाकातें करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम के ऊपर एतबार उस तरह से नहीं है कि एक आदमी से पूछ लेंगे तो वो बात पूरी हो जाएगी। वो हर एक से जाके उसको क्रॉस चेक करते हैं। और माजी में जिस तरह से PTI ने IMF को खत लिखा था, कहीं वो भी एक फैक्टर तो नहीं हो सकता? दूसरा, अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी इंसानी हकूक के हवाले से एक खत चीफ जस्टिस को लिखा, एक खत IMF को भी भेज दिया और साथ एक डोजियर भी भेजा है। आपके ख्याल में ये इकदाम ठीक था और इसके IMF प्रोग्राम पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए, माजी में तो IMF ने इस किस्म की जो खतूत थे या इस किस्म की बातें थी उनका कोई ज्यादा नोटिस नहीं लिया। हमारे IMF के प्रोग्राम के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि जो कुछ उन्हें भेजा गया है उसके कंटेंट क्या है। हालांकि माजी में भी जो कंटेंट्स थे वो भी बहुत खतरनाक हो सकते थे, क्योंकि IMF ये चाहता था कि सूबाई हुकूमतों का जो सरप्लस हो बजट, और उन्होंने कहा था नहीं, हमारे पास सरप्लस बजट नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में। सर, दूसरी जानिब अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें बढ़ाने का बिल भी मंजूर हो चुका है। अब अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह 2,18,000 से बढ़ाकर 5,19,000 कर दी गई है। तो एक तरफ 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत 7% बढ़ गई है। मजीद 1,30,00,000 पाकिस्तानी गरीब हो गए हैं। दूसरी तरफ ऐसी क्या मजबूरी थी कि तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं? देखिए, बात यह है कि ये तो दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर पैसे खर्च होने चाहिए और हमारे पैसे नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद आप ये देखिए कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी तनख्वाह हर साल जब बजट आता है तो उसमें बढ़ा दी जाती है। पिछली दफा आपको याद है जो गुज़श्ता बजट था 24-25 का, उसमें 35% कुछ की तनख्वाहें बढ़ी और कुछ की 30% बढ़ी। गालबन 30% और 25% बढ़ी थी तनख्वाहें। इस तरह हर साल बढ़ती हैं। लेकिन ये जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, मैं खासतौर पर नेशनल असेंबली और सेनेट के मेंबर्स की बात कर रहा हूँ, इनकी तनख्वाहें पिछले 9 साल से नहीं बढ़ी थी, यानी कोई इजाफा नहीं हुआ था। तो उनकी तनख्वाहें अब इतनी कम थी कि रेडिकुलसली लो थी। आप देखिए, बलूचिस्तान असेंबली की तनख्वाहें भी उनसे ज्यादा थी और पंजाब असेंबली की तनख्वाहें भी उनसे ज्यादा थी। तो इसलिए वो तनख्वाह के अंदर इजाफा तो ड्यू है, क्योंकि हर आदमी रईस नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका सारा गुजारा इसी तनख्वाह पे होता है। क्योंकि सर उनकी तनख्वाहें ड्यू तो थी, लेकिन परफॉर्मेंस पे भी बहुत बड़ा सवालिया निशान होता है। अगर हम देखें अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें तो अवाम के टैक्स के पैसों से ही जाती हैं। फाफन की एक रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल कौमी असेंबली सेशन की 9 नशिस्तें हुई, सिर्फ 36 अरकान ने तमाम नशिस्तों में शिरकत की, जबकि 35 अरकान किसी भी नशिस्त में नहीं आए। 342 का टोटल ऐवान है। मखसूस नशिस्तें अगर निकाल भी दें तो 250 से जायद मेंबरान है, लेकिन कानून साजी फिर भी सिर्फ अपने मफाद में होती है। अवामी मफाद बहुत पीछे रह जाता है। तो फिर तो सर सवाल उठेंगे ना। देखिए, सच्ची बात यह है कि पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें बढ़ने के ऊपर तनकीद करें तो बहुत दाद मिलती है, और मैं भी पॉलिटिकली करेक्ट अगर बात करूं तो मैं भी इनके ऊपर तनकीद करूं, लेकिन हकीकत यह है कि इनके ऊपर तनकीद बनती नहीं है। अगर आपने सबकी तनख्वाहें जब बढ़ानी है तो उसकी शर्त ये रखनी है कि परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो ये फिर सिविल सर्वेंट्स के ऊपर भी होना चाहिए। आप देखिए, इस वक्त हमारे जो ऑनरेबल जजेस हैं उनके तनख्वाहें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वो 20 लाख के करीब हैं, 20 लाख पर मंथ।
उसके अलावा उनकी सहूलतें उसके अलावा हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस का आलम यह है कि हमारे यहाँ जो केसेस हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। वो हर साल 2 महीने की तनख्वाह, 2 महीने की छुट्टी भी लेते हैं। तो क्या उनको परफॉर्मेंस से टाई अप किया गया? तो या तो पूरा सिस्टम आपका ये हो कि आप परफॉर्मेंस से टाई अप करें। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस के बारे में ये कहना, अब ये देखिए ना कि जो इंतजामिया की तनख्वाहें हैं और जो जजेस की तनख्वाहें, ये भी पब्लिक एक्सचेकर से जाती हैं। वो कौन सा किसी प्राइवेट खाते से जाती हैं? तो सब एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं। लेकिन इनकी तनख्वाह में खास बात यह थी कि 9 साल से कोई इजाफा नहीं हुआ था, और 1,80,000 1,88,000 तनख्वाह होना या 2,18,000 तनख्वाह होना, ये तो बिल्कुल ही इस वक्त आप मौजूदा हालात के मुताबिक वो बिल्कुल एक यूं समझिए कि नेग्लिजिबल किस्म की तनख्वाह है। ठीक है सर, एक और चीज़, पतन की एक रिपोर्ट और भी आई है जिसमें कहा गया है कि गुज़िश्ता इंतखाबात में हेरा फेरी, जबर और धांधली के 64 से नए ज़राए का इस्तेमाल किया गया है। फिर इलेक्शन कमीशन का रद्द-ए-अमल आया, ये रिपोर्ट झूठ पर मबनी है। आपने भी 8 फरवरी के इलेक्शन और उसके बाद पूरा 1 साल हालात को विटनेस किया है। आप इस सारे सिचुएशन को कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, 8 फरवरी के इंतखाबात जो थे वो बहुत लिहाज से, कई लिहाज से फ्लॉड थे। उनके अंदर बहुत सी कमियां और खामियां थी, और बहुत सीरियस किस्म की खामियां थी, और हमने उनको इसलिए कहा था कि ये पिछले 3 इंतखाबात के मुकाबले में सबसे ज्यादा फ्लॉड इलेक्शन थे ये। और इसमें आप देखें कि आपके रिजल्ट जो बताए गए थे उसके अंदर भी फॉर्म 45 और 47 में बड़ी डिस्क्रिपेंसीज थी, और वो डिस्क्रिपेंसीज को बड़ा काट छाट के तब्दील किया गया था। फिर आपने इलेक्शन वाले दिन इंटरनेट ही बंद कर दिया। उसके बाद आपने जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था वो भी कोलैप्स हो गया। आपने इन तमाम चीजों की कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी। फॉर्म 45 को आपको अपलोड करना था, वो आपने बर वक्त अपलोड नहीं किया। उससे बहुत शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि इंतखाबात बहुत फ्लॉड थे, इसके अंदर बहुत कमजोरियां और खामियां थी। अब ये देखिए, लाहौर से अगर कौमी असेंबली का इलेक्शन जीतने वाले ओन चौधरी के हल्के के अगर पोलिंग स्टेशन 204 में कुल 393 वोट कास्ट हुए थे, लेकिन उनमें से ओन चौधरी ने 696 वोट हासिल किए। इलेक्शन के 1 साल बाद तक ये फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। इन हकाई के बावजूद इलेक्शन कमीशन कैसे दावा कर सकता है कि इलेक्शन साफ और शफाफ हुए? हाँ, नहीं, मैं नहीं समझता कि उनका दावा दुरुस्त है। उनको अपने इस दावे को अगर दुरुस्त साबित करना है तो उनको तहकीक करके बताना चाहिए कि कैसे ये सब कुछ दुरुस्त है। मेरे ख्याल में तो इलेक्शन पाकिस्तान के जो 2002 के इलेक्शन थे वो भी सबसे फ्लॉड इलेक्शन थे अब तक के, तो उसके मुकाबले का इलेक्शन था फ्लॉड और रिग्ड इलेक्शन के एतबार से। लेकिन सर, यहाँ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को असूलन तो इतने सारे सवाल और इतने मुतनाज़ात इंतखाबात पे तो उनको खुद रिजाइन करके चले जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक रिटायरमेंट के बावजूद वो अभी तक इधर ही है। असूलन तो बहुत कुछ होना चाहिए, और हकीकत यह है कि सारे का सारा इल्ज़ाम इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी नहीं लगता। उससे कहीं ज्यादा ताकतवर लोग हैं जो इंतखाबी अमूर पे असरअंदाज होते हैं, उनकी बात तो हम कर ही नहीं सकते। तो लिहाजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला नहीं है। वो ज्यादा ताकतवर जो अफराद हैं या ग्रुप है, उनका मामला ज्यादा सीरियस है। उनको अपने काम से काम रखना चाहिए और इंतखाबात पे असरअंदाज नहीं होना चाहिए। सर, एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 2 दर्जे तनज़ली के बाद 135वें नंबर पर आ गया है। वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट में पाकिस्तान का स्कोर 20 से कम होकर 14 हो गया है। क्या वजूहात है? करप्शन का नासूर क्यों नहीं खत्म हो रहा, और आलमी सतह पर इन रिपोर्ट्स के क्या असरात होंगे? करप्शन एक ऐसा प्रॉब्लम है जो वाकई पाकिस्तान के अंदर पिछले कई दहाइयों से जारी और सारी है, और इसमें कभी तो इजाफा हो जाता है, कभी कमी हो जाती है। जी, मैं देखा था कि 2010 से अगर ले लें तो 2013 तक इसके अंदर इजाफा हो रहा था। 2013 में इजाफा हुआ, फिर उसके बाद उस पर कमी होना शुरू हो गई, और 2019 तक कमी होती रही। जी, फिर 2019 में ये ज्यादा होना शुरू हो गया, और 2022 तक इस पे इजाफा होता रहा। 22 में कम हुआ, और फिर 23 में फिर उसके अंदर
इजाफा हो गया, यानी 24 में हम देखते हैं कि 2 पॉइंट्स इजाफा हो गया, हम वापस 2022 की पोजीशन पर चले गए। अगरचे 2 पॉइंट का स्कोर में कमी है, लेकिन फिर भी ये हमें मेरा ख्याल में इस पे ये नहीं कहना चाहिए कि बहुत कम कमी है। हम अभी भी एवरेज 45 का स्कोर है, हमारा हाईएस्ट स्कोर आज तक हमारे इन तमाम सालों में वो रहा है, वो 33 रहा है। तो हम एवरेज से हमेशा ही दुनिया के एवरेज से कम रहे हैं। तो ये सारा कुछ बहुत तशवीश की बात है, हमें मजीद कोशिशें करनी चाहिए, लेकिन अभी तक हमें इन कोशिशों में कोई कामयाबी नहीं होती नजर आई। और अब ये चूंकि फिर नीचे गिरा है स्कोर, तो हमें और भी ज्यादा तशवीश होनी चाहिए इसके ऊपर। पहले तो ये देख रहे थे कि कुछ बेहतर हो रहा था, लेकिन अब ट्रेंड नीचे की तरफ है। बिल्कुल सही सर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी सीनियरिटी के मसाइल चल रहे हैं। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन आज अटॉर्नी जनरल का बयान आया कि जस्टिस सरफराज डोगर ही सीनियर कंसिडर होंगे। आप भी आईन पाकिस्तान पर दस्तरस रखते हैं, आपके ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी लिस्ट ठीक है? देखिए, आइन के अंदर और कानून के अंदर तो कोई ऐसी चीज नहीं लिखी हुई जिसके तहत ये सीनियरिटी लिस्ट गलत करार पाए। इसके बारे में जजों ने खत लिखे हैं और कुछ ये भी कहा कि बदनीयती पे मबनी है। कुछ लोगों ने पास्ट कोई कोर्ट के फैसले भी साइट किए हैं। ये तो अब अदालत ही इसके अंदर तहकीक करके बता सकती है कि वाकई इसमें कोई कानूनी नुक्ता है। लेकिन अगर उन्होंने उसे अदालत ने सीनियर लिस्ट पे रख दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अभी तक गलत करार नहीं दिया, तो हमें यही समझना चाहिए कि आइन और कानून के तो मुताबिक है। अब बदनीयती का मामला ऐसा है जिसको कोई तहकीक करके ही बता सकता है कि इसमें कोई नीयत ठीक है या गलत है। जी, ये एक नीयत का एक बहुत बड़ा सवाल है। इसमें कानूनी तौर पर वो बेशक ठीक हो सकता है, लेकिन ये डिफाइन करना जरूरी है कि ये बदनीयती और इस टाइम में ऐसे मोटिव्स ऑब्वियसली अदलिया के निज़ाम की साख को भी मजरू कर सकते हैं। जी हाँ, लेकिन साबित करना पड़ेगा कि वो बदनीयती क्या है। ये साबित करेंगे और वह साबित तो किसी अदालत में हो सकता है, और वो अदालत तो सुप्रीम कोर्ट है। इससे पहले आपको मालूम है कि उन्होंने जो खतूत लिखे थे उसको तो अदालत ने रिजेक्ट कर दिया है। जी। अब अगर वो अदालत पे सुप्रीम कोर्ट पे उसको अपील करेंगे और वहां पे आखिरी फैसला होगा तो देखा जाएगा। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को भी ये बात इस तरह से नहीं कहनी चाहिए थी कि उन्हें भी तहफ़्फ़ुज़ात है, क्योंकि वो चीफ जस्टिस है। आखिरी चीज उनके पास ही आनी होती है, तो उनको इस तरह के अवामी तबसरे नहीं करने चाहिए। उनको अदालत के अंदर ही बोलना चाहिए। हमारे जजों में एक प्रॉब्लम भी हो गई है, वो अदालतों में अपने फैसलों के जरिए बोलने की बजाय पब्लिक फोरम पे बोलने लग गए हैं। ये नुकसानदेह चीज है। बिल्कुल सही।